अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी भयानक इक़दाम का आखिरी हिस्सा पेशे खिदमत है। तू मेरा बेटा है ना? रज्जो ने पूछा। इसमें क्या शक है? फ़कर बोला। अगर तुझे कुछ कहूँ तो शकीला का ध्यान छोड़ दे। तेरी शादी इससे किसी हालत में नहीं होगी, रज्जो ने कहा। मगर बिलावजह तो मैं आपकी बात तस्लीम नहीं करूँगा, फ़कर ने कहा। अगर मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है तो मेरी हर अच्छाई बुराई तुझे तस्लीम करना होगी। अगर तू तस्लीम नहीं करेगा तो खोटा सिक्का कहलाएगा, इसलिए इस बारे में कोई सवाल ना कर। मैं जवाब नहीं दे सकूँगी, रज्जो ने कहा। माँ, इस सवाल का जवाब तो आपको देना होगा, मुझे नहीं तो किसी और को देना होगा, आज नहीं तो कल। आप इस सवाल से नहीं बच सकती, फ़कर ने आवाज़ मुतवाज़न और हद्दे अदब में रखी। मेरे पास इसका सिर्फ ये जवाब है कि रेशम में टाट का पेबंद भी नहीं लगता। कोरे की ईंट को चौपारे पे नहीं लगाया जाता। करमू इस हवेली का कमी था, इसकी हैसियत अगर कुछ बन गई है भी तो हमारे बराबर नहीं। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, रज्जो ने बात बनाई। बस इतनी सी बात है, मैं अब्बा से बात कर लूँगा, उनको मना लूँगा, फ़कर बोला। तुम किसी से भी बात करो, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं होगा, रज्जो ने कहा। माँ, अब वक्त बदल रहा है, बड़े छोटे का फ़र्क नहीं रहा। अगर करमदीद इस हवेली का कमी था तो अब तो नहीं है। इसकी औलाद तो कमी नहीं है, फ़कर ने कहा। मगर मैं इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकती, रज्जो ने कहा। आपने अगर ज़िद कर लिए तो याद रखें, मैं भी शकीला को अपनी ज़िद बना सकता हूँ, फ़कर बोला। ऐसा ना करना बेटे, तुझे अंदाज़ा नहीं तेरी ज़िद कितनी ज़िंदगियाँ तबाह कर डालेगी। कितना बड़ा तूफ़ान आ जाएगा। मौत को खुशी से कौन कबूल करता है, मगर बाज़ हालात में इंसान बड़ी खुशी से मौत को गले लगा लेता है। और ज़्यादा कुरेद ना कर, मेरे कम कहने को बहुत जान ले, रज्जो ने आजिज़ी से कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैंने क्या अनोखा काम कर दिया? शादी ही तो करना चाहता हूँ, फ़कर बोला। तो ज़रूर कर शादी, एक से एक खूबसूरत लड़की पड़ी है, तेरे लिए लाऊंगी, मगर करमदीन के दरवाज़े पर तू नहीं जाएगा, रज्जो ने कहा। फ़कर के चेहरे पर अस्तराब नुमाया था। वो दोनों हाथ मसल रहा था, होंठ हिल रहे थे, मगर अल्फाज ज़बान पे नहीं आ रहे थे। ये कैसा जवाब था जिसका सर पैर का पता ना था। आखिर वो बड़ी मुश्किल से बोला, मैं अब्बा से बात करूँगा। हरगिज़ ना करना, तेरी ज़िद को अगर राज़ी कर लेगी तो तू मेरे साथ कई और ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। जो तू नहीं जानता उनको मत जान, रज्जो ने गंभीर लहजे में कहा। अभी वक्त तेरे हाथ में, जहाँ है वहीं रुक जा, और जो मैं कहती हूँ मान ले। तूफ़ान आ गया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। इस तबाही को रोकना तेरे बाप के बस का रोग नहीं होगा। हर बात को जानना ज़रूरी नहीं होता। आगाही बड़ी जालिम चीज़ है। मेरी बात मान ले, मैं तेरी शादी खुद कराऊंगी और तेरी पसंद से कराऊंगी। तू बड़ा है, तू करेगा तो वही रीत पड़ जाएगी। मैं तुझे इस रीत की वजह से मना नहीं कर रही। अगर बात इतनी ही होती तो मैं भी गवारा कर लेती, मगर हकीकत इससे भी ज़्यादा भयानक है। मैं इस भयानक शक्ल को तुम्हारे सामने खोल के लाऊंगी। तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, इस हवेली को आबाद करना है। मेरे लाल, ऐसी ज़िद ना कर जिसको मैं पूरी ना कर सकूं। मेरी लाश तेरे हाथ में है, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, रज्जो रो कर बोली। इसके आंसू रुखसारों पे रवां थे और इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। फ़कर ने माँ की हालत देखी तो वो एकदम दुखी हो गया। बोला, इंसान जानबूझकर नादानी नहीं करता, अपनी खुशी से आग में छलांग नहीं लगाता, मगर जब आग इंसान के अंदर जल उठती है तो फिर वो क्या करता, मुझे पता नहीं है। फ़कर के जिस्म में आतिशफ़िशा का दहाना खुल गया। इसको बार बार अपनी माँ के अल्फाज याद आ रहे थे। इसके आंसू, इसका मुरझाया हुआ बेबसी की तस्वीर बना चेहरा इसकी ज़बान बंद कर रहा था। अब ऐसी ज़िद ना कर जिसको मैं पूरा ना कर सकती। मेरी लाश तेरे हाथ में है। वक़ार की अगर बात सिर्फ ख़ानदानी नाम और वक़ार की होती तो माँ बाप का हवाला देती, इसको मनाती, राज़ी करने की बात करती, मगर इसने तो बाप से बात करने को मना कर दिया। इसकी अकल यहाँ पर शल हो जाती थी। बाप से बात करता तो क्या होगा, बाप राज़ी हो गया तो माँ कहती है फिर भी
बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाएगा। वो घर से निकल गया। इसका एक बचपन का दोस्त था, इसके साथ वो हर किस्म की बात कर लेता था। अनवर गरीब घराने का लड़का था, मैट्रिक तक इसके साथ था, मगर इसकी गुर्बत ने इसको आगे नहीं पढ़ने दिया और वो बाप के साथ खेतों में काम करता था। फ़खर को पता था इस वक्त वो खेत पर होगा। वो पैदल ही उसके पास चला गया। अनवर वहीं था। फ़खर को देख के बोला, क्या बात है, आज तो प्रोग्राम के बगैर ही गाँव आ गया। हाँ यार, कुछ काम पड़ गया था, फ़खर ने जवाब दिया। अच्छा बोल, तेरी पढ़ाई का क्या आलम है? मेरा ख़्याल है तू शहर में सियासत ज़्यादा और तालीम कम कर रहा है। फ़खर, ज़िंदगी में इंसान को सिर्फ़ एक बार मौका मिलता है, तेरे पास मौका है, अपनी तालीम पे तवज्जो दे, अनवर ने कहा। तू मुझे हमेशा ही ये सबक पढ़ाता है, मगर तूने तालीम छोड़ दी। मैंने कहा था मेरे खर्च पे पढ़, मगर तेरी खुददारी को मैं क्या कहूँ, तूने एक बात मेरी ना मानी, अनवर ने कहा। फ़खर, मेरे साथ मेरी मजबूरियाँ थीं। मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी 4 बहनें थीं और अकेला मेरा बूढ़ा बाप था। अगर मैं इसके कंधे से कंधा ना मिलाता तो वक्त से पहले ही ढह जाता। बेशक मैं पढ़ जाता, मगर मेरी बड़ी बहनें घर में पड़ी रह जाती। मैंने बाप को हौसला दिया। उसने उन सबको अपने अपने घर रवाना कर दिया। उसके कंधों का वज़न उतर गया। मेरी खुदगर्जी मेरे ख़ानदान को बर्बाद कर सकती थी। मेरे नसीब में जितनी तालीम थी मैंने पा ली। तेरे पास तो ऐसी कोई बात नहीं। तू खूब पढ़, बड़ा वकील बन जा, मेरी ये ख्वाहिश है, अनवर बोला। तूने ठीक कहा, मेरे साथ वो परेशानी नहीं जो तेरे साथ थी, मगर दुनिया में शायद ही कोई हो जो ये कह सके कि अगर इसको कोई परेशानी नहीं। हर किसी की नौयत अलग अलग हो जाती है, ये दूसरी बात है। बहरहाल मेरा अभी है, फ़खर ने कहा। इसका मतलब हुआ कि तुम भी किसी परेशानी में आए हो, अनवर ने कहा। हाँ, ये दुरुस्त है, तुम्हारे पास तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, फ़खर बोला। बताओ क्या बात है? मैं अब फ़ारिग हूँ। अब मेरे घर में माँ बाप के अलावा सिर्फ मैं हूँ। मैं हर तरह तुम्हारी मदद करूँगा, अनवर ने पुरजोश अंदाज में कहा। फ़खर ने पूरी रुदात करम दीन और शकीला से शुरू करके अपनी माँ तक सब बयान कर दी। अनवर खामोश बैठा रहा। ख़यालात की आंधियाँ इसके वजूद को उड़ाती रहीं। फिर वो बोला, मेरा ख़्याल है फ़खर, अब तेरे बाप से और माँ से बात करने की गुंजाइश नहीं है। बात इतनी नहीं है जितनी नज़र आती है। तेरी ख्वाहिश पे तेरी माँ का रिएक्शन और कहानी बयान करता है, मगर सिर्फ ख़ानदानी वक़ार की बात होती तो वो तेरे बाप का हवाला ज़रूर देती, मगर इसने तो बात करने ही से मना कर दिया। दूसरी बात ये कि बात सिर्फ ख़ानदानी वक़ार की है तो इसको इतनी शिद्दत से इसका एहसास नहीं होना चाहिए था। हाँ, अगर बाप को होता तो कुछ समझ में आता है। हालांकि इसने भी तेरी माँ से शादी ख़ानदानी वक़ार से हटके कर ली थी। इसका भी यही कमज़ोर पहलू तेरे हक़ में प्लस पॉइंट था, मगर बात यह है ही नहीं। मैं इस पर गौर करूँगा, अनवर बोला। तेरी नज़र में कोई बंदा ऐसा है इस गांठ को खोल सके? बंदे तो बहुत मिल जाते हैं, तलाश करना होगा, अनवर बोला। तो फिर दोनों मिलके तलाश करते हैं, फ़खर ने कहा। एक बंदे के बारे में मैंने सुना है कि इसकी तलाश में सिंध जाना पड़ेगा, अनवर बोला। सिंध कौन सा दूर है, चलते हैं, फ़खर ने कहा। कराची के करीब एक ज़िला है, बहुत कदीम आबादी है, ठट्टा, वहाँ जाना होगा, अनवर बोला। तो कब चल सकता है, फ़खर ने कहा। मैं अब फ़ारिग हूँ, अब्बा को बताना है, बस तू जब कहेगा मैं चल पड़ूँगा। तू अपनी कह, अनवर ने पूछा। तू तैयारी कर ले, 2-4 जोड़े कपड़े रख लेना, कल का दिन तैयारी का, परसों टिकट मंगवा लेता हूँ। पहले कराची चलेंगे, फिर ठट्टा जाएंगे और दोनों कराची को रवाना होगा। कराची में एक दिन एक होटल में उन्होंने क़याम किया, फिर सुबह के वक्त ठट्टा की बस पकड़ी। ठट्टा के बाज़ार में उन्होंने एक होटल में चाय वगैरह पी और फिर अनवर ने होटल वाले से पूछा, यहाँ पे एक जोगी हुआ करता था, इसका नाम शायद जोगी नाथ दीनानाथ था, इसके बारे में तुम जानते हो? ज़रा गौर करके बताओ, हम लोग इसकी तलाश में पंजाब से आए हैं। होटल वाले बंदे ने बहुत देर गौर किया, फिर बोला, बात यह है बाबा को मैं ज़रा तर कराची में रहता हूँ, मेरा बाप होटल चलाता है, मैं आ जाता हूँ तो इसकी मदद करने को बैठ जाता हूँ।
इसको ज़रूर इसके बारे में पता होगा। अभी वो ख़रीदारी करने कराची गया है, शाम तक आ जाएगा। तुम लोग परदेसी हो, ऊपर चारपाइयाँ बिस्तर पर आराम करो, बाप आएगा तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूँगा, बलोच ने कहा। अनवर बोला, ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं। बलोच ने कहा, आओ मेरे साथ। होटल के अंदर ही जीना था, वो उनको लेके ऊपर चला गया। ऊपर कई बड़े बड़े पलंग पड़े थे। इसने एक आदमी को कहा तो उस पर साफ रल्ली डाल दी और बड़े नर्म और साफ तकिए लगा दिए। बलोच बोला, अभी खाने का वक्त होने वाला है, बोलो आप लोग क्या खाओगे? आप जो पसंद करोगे हम खा लेंगे, अनवर ने जवाब दिया। बलोच हंस पड़ा, आप लोग हमारे मेहमान हो। हम बलोच लोग मेहमान के मामले में ज़रा जज्बाती होते हैं। आपकी खिदमत करना मेरी ड्यूटी है, ज़रा कमी हो गई तो मेरा बाप मुझे माफ़ नहीं करेगा। बलोच बोला, अरे आप इतने जज्बाती भी ना हो, हम अपनी ज़रूरत से आए, आपके बुलावे पे नहीं आए, फ़कर ने कहा। ये बात आपकी बरोबर मेरे दोस्त, मगर हमारी खसलत यही है कि हम हर एक से मेहमान का सलूक करते हैं। मेरा बाप होटल चलाता है, मगर इसका अंदाज़ बिल्कुल ऐसा है जैसे वो मेहमानदारी कर रहा हो। बलोच ने कहा, बहुत अजीम लोग हैं आप, अनवर ने कहा, और बलोच मुस्कुराता हुआ नीचे चला गया। दोपहर को उनको बेहतरीन खाना खिलाया गया। शाम को बलोच एक बूढ़े आदमी के साथ ऊपर आ गया। इस आदमी की उम्र 60 और 70 के दरमियान थी। सर पे सिंधी टोपी थी और चेहरे पे बड़ी नूरानी दाढ़ी। सेहत उम्र के हिसाब से बहुत अच्छी थी, चेहरा सुर्ख व सफ़ेद। ये मेरे वालिद हैं, बलोच ने कहा। आप लोग अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम अनवर है और ये मेरा दोस्त फ़कर है। हम लोग पंजाब से किसी की तलाश में आए हैं। हाँ, मुझे मेरे लड़के ने बताया, जोगी दीनानाथ पहले इधर होता था मगर फिर अचानक चला गया। वो मेरे पास आता था, मैंने इससे पूछा था वो क्यों जा रहा है, तो इसने कहा अब मेरा यहाँ काम नहीं। उसने इस वादे पे मुझे बताया कि वो कहाँ जा रहा है कि मैं किसी को ना बताऊं। मगर तुम लोग परदेसी हो, दूर से आए हो, तो बताता हूँ कि जोगी दीनानाथ ज़िला ठट्टा ही में है, मगर शहर में नहीं। इधर से बस जाता है घोड़ाबाड़ी तहसील। इधर एक समंदर के किनारे गांव है, तुमको तलाश करना पड़ेगा। अगर ज़िंदा है तो मिल जाएगा। हमने साईं तुम्हारा ख्याल करके वादा तोड़ा है, तुम इसको बता देना। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी, अनवर ने कहा, और फिर दोनों घोड़ाबाड़ी की तरफ रवाना हो गए। बस 11 बजे दिन आखिरी स्टॉप पे खड़ी हो गई। सबके साथ वो भी उतर गए। बस के स्टॉप पे 2-3 दुकानें थीं, ज़्यादा बड़ी आबादी नहीं थी। अनवर ने एक दुकानदार से पूछा, साईं इधर समंदर के करीब कोई गोट है? अरे अभी और करीब कौन सा गोट होगा, यही है। वो बोलो, अरे क्या बात है? हमको एक आदमी की तलाश है, फ़कर ने कहा। नाम तो बताऊँ नहीं, हम इधर का पुराना माड़ू है, सबका पता है हमको, बोलो। दुकानदार बोला, इसका नाम जोगी दीनानाथ है। अनवर बोला, अरे क्या बोला जोगी? अरे वो इधर नहीं है। वो जल्दी से बोला, मगर इसका पता तो यही बताया गया। अनवर बोला, हम तुमको बताता है, तुम ये देखता है क्या है? वो बोला, कोई पुराना किला मालूम होता है, मगर सब गिर गया है। फ़कर ने कहा, अभी सब गिर गया है? इसके अंदर समंदर का पानी भरा पड़ा है। तुम इसके किनारे किनारे आगे जाएंगे तो आगे तुमको एक टीला मिलेगा, इसके बाजू में वो जोगी है, तुम नहीं जाओ तो अच्छा है। दुकानदार बोला, मगर अनवर इसके बताए हुए रास्ते पे चल पड़ा। वो ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट के बाद वाकई एक टीला आ गया और दोनों इसके करीब पहुंच गए। इस टीले के बराबर ही एक बड़े पत्थर के नीचे एक आदमी बैठा था। इसके सर और जिस्म पर बालों का घना जंगल था, सिर्फ आंखें चमकती नज़र आ रही थी। वो दोनों इसके करीब चले गए। वो उनको देखकर बोला, आखिर उसने अपना वादा तोड़ दिया ना? इसकी आवाज़ बड़ी भारी और रोकदार थी। हम इसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। उसने भी माफ़ी मांगी है, अनवर ने कहा। तो बता क्यों आया है? वो बोला। फ़कर ने अपनी मुश्किल बताई और पूछा, आप सिर्फ ये बता दें ये क्या चक्कर है? इसने माँ और बाप का नाम पता किया, इसका नाम पता किया और ज़मीन पे हिसाब करता रहा। फिर हवा में हाथ लहराकर आसमान की तरफ देख के बड़बड़ाता रहा। फिर बोला,
ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं पर गड़बड़ है। तू, तेरा बाप और माँ कहीं बल नहीं खाते, मेरे हिसाब से तेरा बाप नहीं। तेरी माँ है, मैंने हर तरफ से हिसाब निकाला है, कहीं पर गड़बड़ है, मगर तू मेरे हिसाब को आखिरी ना समझना। ये हिसाब की बात है, भूल चूक मैं कर सकता हूँ, मेरे हिसाब के भरोसे किसी को दोषी और किसी को निर्दोष खुद अपनी आंखें खोलना अब जा। वो दोनों हैरत से इसको देखते हुए खड़े हो गए। फ़कर का चेहरा मारे गम के पीला पड़ा हुआ था। इंसान जब रंज और गम की आखिरी मंजिल पे होता है तो इसकी आवाज़ बंद हो जाती है, इसकी सोचने समझने की कुव्वत जम हो जाती है, दिमाग में साए साए की आवाज़ों के सिवा कुछ नहीं आता। यही हाल फ़कर की थी। जोगी के अल्फाज सुनते ही अनवर परेशान हो गया। फ़कर की हालत का अंदाज़ा इसको था। उसने अपनी ज़बान बंद कर ली थी। कोई सवाल इसके पास नहीं था, मगर हर सवाल का जवाब इसको मिल रहा था। सारी कड़ियाँ जुड़ती जा रही थी। इसकी माँ के अल्फाज और करमदीन के अल्फाज अब साफ साफ कहानी बयान कर रहे थे। फ़खर भी समझ रहा था, इसका गम अपनी जगह था। वो दोनों इसके पास कहने को कुछ ना था। दोनों कराची आ गए। दूसरे दिन फ़कर ने, अनवर तुम वापस चले जाओ, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा फ़ैसला दुरुस्त है, मगर तुम कराची में क्या करोगे? मैं कराची में नहीं रहूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, फ़कर ने जवाब दिया। अनवर वापस चला आया। इसके बाद फ़कर का पता ना चला। उसने अनवर की पोजीशन साफ करने को इसकी माँ को ख़त लिखा। ना मैं तुम्हारी शक्ल देख सकता हूँ न दिखा सकता हूँ। तुमने लोगों को धोखा दिया, मगर याद रखना सबको धोखा नहीं दिया जा सकता। अनवर वापस आ जाएगा, तुमसे कोई पूछेगा नहीं, मैं भी नहीं पूछता, मगर रोज़े हिसाब तुमसे ज़रूर पूछूंगा, ये बात तुम याद रखना। मैं इस मुल्क को छोड़ रहा हूँ और दिल तो करता है कि दुनिया को छोड़ दूँ, मगर वो गुनाह नहीं करना चाहता जो मेरी माफ़ी के सारे रास्ते बंद कर दे। अनवर मेरा दोस्त है, अगर ज़िंदगी में कभी वापस आया तो इससे मिलूँगा, और मेरा कोई नहीं है, तुम्हारा बदनसीब बेटा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।